हेलो बच्चों, मैं नितिका एंड वेलकम टू नितिका की पाठशाला। जैसे कि आप सबको पता है, हम लास्ट कुछ वीडियो से फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर की वीडियोस बना रहे हैं। अब मैंने आज से यूनिट 2 की वीडियो स्टार्ट की है, जिसका नाम है आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हम वीडियोस पढ़ें तो आप प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक को और विद पेन एंड पेंसिल के साथ ही बैठिए। तो चलिए बेटा, आज हम शुरू करते हैं आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। जैसे हम पहली स्लाइड में देख रहे हैं, आज का टॉपिक है आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। इट मींस कि रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ। इतना सब कुछ हो रहा था तो चेंजेस लाने के लिए लोगों ने क्या स्टेप्स लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुई 16 had to increase the taxes for reason, and I know कि अब आपको सबको पता लग गया है कि जो लुई 16 थे, जो फ्रांस के किंग थे, वो टैक्सेस क्यों बढ़ाना चाहते होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि बहुत टाइम से फ्रांस में वॉर्स चल रही थी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत थी। सेकेंड, हमने ये पढ़ा था कि लुई 16 का बहुत बड़ा पैलेस था वर्साइल में, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत थी। थर्ड पॉइंट इज, हमें पता था कि वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प कर रहे हैं, देयर वॉर फॉर गेनिंग इंडिपेंडेंस, उनको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रॉम द कॉमन एनिमी। तो ये कुछ रीजंस थे। बाकी हम कह सकते हैं रेगुलर अपने कोर्ट को ले आने के लिए, अपने जैसे मैं ऐड कर सकती हूँ रेगुलर अपनी आर्मी को, रेगुलर अपने कोर्ट को, अपने स्टेट को, कंट्री को चलाने के लिए जो पैसों की जरूरत होती थी, उस चीजों के लिए भी हम कह सकते हैं कि उसको टैक्सेस इंक्रीज करने थे। तो वो होता क्या है, इन द फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम, मीन्स ओल्ड रिजाइम मैंने आपको पहले भी बताया है, ओल्ड रिजाइम मीन्स ओल्ड पीरियड की बात हो रही है फ्रांस में बिफोर 1789। कहते हैं इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजाइम द मोनार्क मीन्स किंग, और किंग कौन थे? लुई 16। दे डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। अब ये वहां का आप कह दो कि रिवाज था एक तरह से, कि फ्रांस में जो किंग हुआ करते थे वो अकेले कभी भी ये चीज नहीं कर सकते थे कि वो अकेले टैक्सेस को अलॉट कर दें या टैक्सेस को इंक्रीज कर दें या किसी टैक्सेस को इम्पोज कर दें अपने सिटीजन्स। अकेले वो नहीं कर सकते थे, ये इतनी पावर उनमें नहीं थी। तो ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जर्नल व्हिच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर नेक्स्ट टैक्सेस। अगर उसको कभी भी कोई न्यू टैक्सेस लॉन्च करने होते थे या टैक्सेस इंक्रीज करने होते थे, तो लुई 16 वहां पे एस्टेट्स जर्नल की मीटिंग को बुलाया करते थे। एंड आई नो, जैसे मैंने स्लाइड में स्टेट जर्नल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, अब आपके दिमाग में भी होगा कि ये होता क्या है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। द स्टेट जर्नल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी, ये एक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे हम कह सकते हैं लीगली वर्क के लिए जो बॉडी बनाई जाती है, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए बनाई जाती है, इन विच थ्री एस्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये थ्री एस्टेट्स कौन से हैं? आई नो, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको सब कुछ क्लियर होगा कि फ्रांस में थ्री तरह के स्टेट्स थी। क्लर्जी स्टेट, जिसको हम फर्स्ट स्टेट कहते हैं, सेकेंड स्टेट मीन्स नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट्स जिसमें हमारे पीजेंट्स, आर्टिशंस, मर्चेंट्स आते। तो इस मीटिंग में तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाता था। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो उनको रिप्रेजेंट करते हो। क्लर्जी से भी आए होंगे, नोबिलिटी से भी आए होंगे, थर्ड स्टेट से भी आए होंगे। तो जब भी लुई 16 को टैक्सेस को इंक्रीज करना होता था तो वो स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाते थे। और अगर मैं आपको एक चीज बता दूं इसमें, कि जो लास्ट मीटिंग हुई थी अभी तक, वो हुई थी 1614 में। याद रखिएगा बेटा कि लास्ट मीटिंग अभी तक हुई थी 1614 में, उसके बाद अब मीटिंग होने वाली थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है बेटा, जैसे आप स्लाइड में देखेंगे कि ऑन 5 मई 1789, ये बात है 1789 5 मई को लुई 16 ने थ्री एस्टेट्स जो थे हमारे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया और उनको कहा कि मेरा एक प्रपोजल है, मैं न्यू टैक्सेस लॉन्च करना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रांस में बहुत ज्यादा लोन है। वो चीजें हमने क्लियर कर रखी है कि क्यों लोन है। अब ये मीटिंग होती कहाँ है? ये एक बहुत बड़े हॉल में होती है, और आपको पता है कि लुई 16 का पैलेस कौन सा था, हमने पढ़ा था वर्साइल्स, जिसकी मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती थी। उसी के हॉल में ये मीटिंग को रखवाया गया। ठीक है, मैंने आपके सामने एक पिक्चर दिखा दी है जिससे आपको पता लग जाए वर्साइल्स पैलेस दिखता कैसे। अब यहाँ क्या होता है कि मीटिंग में आते कौन कौन है। द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच।
फर्स्ट और सेकंड मींस क्लर्जी के भी 300 प्लस नोबिलिटी के भी 300 ईच कैटेगरी इस मीटिंग में आती है. While the 600 member of the third estate had to stand at the back. अब क्या होता है, क्लर्जी से भी 300 पीपल्स आ गए, नोबिलिटी से 300 आ गए और थर्ड एस्टेट्स के 600 पीपल को मीटिंग्स में बुलाया. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है उस टाइम की कि वर्साइल्स में मीटिंग कैसे कंडक्ट होती थी. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट्स के लोग होते थे, उनको फ्रंट रो में बिठाया जाता था, जैसे आमने सामने एज अ पैरेलल बिठाया जाता था. और जितने थर्ड एस्टेट्स के लोग होते थे, उनको अलाउड होता था उनके पीछे खड़े होने को. उनको बैठने के लिए भी सीट्स नहीं मिलती थी. उनको खड़े होने की परमिशन थी कि आप खड़े रहेंगे फर्स्ट एंड स्टेट सेकेंड एस्टेट के लोगों के बैक. आई थिंक आपको इस पिक्चर को देख के बहुत कुछ क्लियर होगा कि मीटिंग कैसे कंडक्ट होती थी और कितनी क्या रेपुटेशन थी थर्ड एस्टेट के लोगों की, अगर मैं बेसिकली इसमें बात करूं. नाउ हु वर रिप्रेजेंटेड द थर्ड एस्टेट. अब हमने बात की कि फर्स्ट एस्टेट से 300 आ गए, नोबिलिटीज के 300 आ गए, बट जो थर्ड एस्टेट थी हमारी, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आया होगा मीटिंग. यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है. चलिए पढ़ाती हूँ. The third estate was represented by its most prosperous and educated member. Third estates को जो people represent करने आए थे, वो ज्यादातर prosperous means जो ज्यादातर wealthy persons थे उनकी कैटेगरी में, और जो ज्यादा educated members थे, वो लोग इसको represent करने आए थे. Peasants, artisans, women were denied entry to the assembly. इस असेंबली में, इस मीटिंग में ना तो कभी पीजेंट्स को अलाउड था, ना आर्टिशंस को अलाउड था, ना ही वीमेन्स को अलाउड था कि वो असेंबली में आके बैठ के बात भी सुन सकते हो. इन लोगों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना था कि मीटिंग्स में नहीं आ सकते. हाँ, बट नो डाउट इन लोगों को, अब आप कहोगे कि मैम इनकी प्रॉब्लम्स का फिर क्या होता था. इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, डिमांड्स थी, वो इन सब ने 40,000 लेटर्स, यस आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 40,000 लेटर्स लिख के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को दी थी कि वो जाके वहां पे प्रेजेंट कर सकें कि ये हम सबकी प्रॉब्लम्स है और हम भी चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए. ठीक है बेटा जी, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब क्या हुआ, अब मीटिंग्स में सब पहुंच गए हैं, तो चलो जो जिस काम के लिए आए हैं ऑब्वियसली वो स्टार्ट करते हैं. Voting in the state journal in the past has been conducted according to the principle that each state had one vote. अब ये बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा. जैसे किंग के हाथ में ये पावर नहीं थी कि वो अलाउ कर सके कि मैं न्यू टैक्सेस को इम्पोज कर दूंगा, वैसे यहाँ पर एक चीज होती थी कि उस टाइम ये लगा लो फैशन था या ये चीज बोली जाती थी कि पास्ट से जो हो रहा है आज भी वही होगा. अब पास्ट में होता क्या था, पास्ट में होता था कि हर एस्टेट के पास एक ही वोट है. ठीक है, मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ आपको. जैसे फर्स्ट हमारी जो स्टेट थी क्लर्जी स्टेट, उनके पास वोट है, चाहे उसमें 300 पर्सन ही आए, बट वोट एक ही होगी. आपस में सब डिस्कस करते होंगे क्लर्जी पर्सन और वो अपनी एक वोट दे देते होंगे. सेकेंड स्टेट के पास भी एक ही वोट है नोबिलिटी के पास, और थर्ड स्टेट के लोग भी आपस में डिस्कस करके एक अपनी वोट दे देते. ये चलता था पास्ट में. तो अब क्या हुआ, This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice. इस टाइम भी लुइस 16 चाहते थे कि जो पास्ट में हो रहा है वो भी इसी टाइम भी सेम ही हो. But the members of the third estates demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. But इस टाइम थर्ड स्टेट्स के जो लोग थे, जो एजुकेटेड थे, जो जानते थे अपने राइट्स के बारे में, उन्होंने अपनी एक डिमांड रखी. Yes. Now what happened? इस टाइम जो मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट्स थे, उन्होंने अपनी ये डिमांड रखी कि इस बार वोटिंग होगी. ठीक है, न्यू टैक्सेस आपका जो भी टॉपिक है उसके लिए वोटिंग होगी, बट इस बार हर मेंबर अपना एक वोट देगा. इट मींस अगर फर्स्ट स्टेट की बात करें तो जितने भी 300 आए हैं फर्स्ट स्टेट से, क्लर्गी से, वो अपनी वोट देंगे. नोबिलिटी फैमिली अपनी एक एक वोट देगी और हमारे भी थर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स के भी एक एक वोट होगी. इस बार इन्होंने ये प्रपोजल लुइस 16 के सामने रखा. This was the one of the democratic principle put forward by philosopher Rousseau. मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि रोसे की बुक का नेम क्या था.
अब आप सोचेंगे ये बात उनके दिमाग में कैसे आई कि हर पर्सन की एक-एक वोट होनी चाहिए। ये आइडिया उनको एक फिलॉसफर ने दिया था जिसका नाम था रॉस। अब उनकी बुक का नेम क्या था? मैंने सामने पिक्चर में भी शो की है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पेपर में कई बार आ जाता है, व्हाट वाज़ द नेम ऑफ द रॉसे बुक? तो आपको पता होना चाहिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बेटा? अब क्या बात हो रही थी एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि वोटिंग्स के लिए बुलाया गया। वोटिंग में पास्ट में यही रूल था कि हर स्टेट की एक वोट होगी, बट इस बार थर्ड स्टेट्स के लोगों ने कहा कि नहीं, वी वांट अ चेंज, हमें एक चेंज चाहिए और हम चाहते हैं कि हर मेंबर अपनी एक-एक वोट दे। ये आइडिया उन्होंने कहाँ से लिया? फिलोसोफर रॉसे से लिया था, द बुक फ्रॉम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होता है? जब किंग को ये चीज़ पता लगती है कि नाउ थर्ड एस्टेट पीपल या वो सुनते हैं कि वो हर मेंबर की अपनी एक वोट माँग रहे हैं, द किंग रिजेक्टेड द प्रपोज़ल। जैसे आप स्लाइड में भी देख रहे हैं, द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोज़ल। अब किंग ने लुईस 16 ने आपका ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। अब थर्ड एस्टेट के लोग क्या करेंगे? मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। उन्होंने भी कहा ठीक है, तुम हमारी बात नहीं मानते, नो प्रॉब्लम, हम भी इस कोर्ट को, इस हॉल को छोड़ के जा रहे हैं, एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब हम लोग, हम भी तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। यस, जैसे मैम ने पिक्चर दिखाई है, बाय बाय, हम भी अब आपकी बात को नहीं मानेंगे। और हम जानते हैं कि न्यू टैक्सेस के आइडिया को आप तभी लॉन्च कर पाओगे जब तीनों स्टेट्स के लोग उस पे अपना अप्रूवल देंगे, बट अब हम इस चीज को नहीं मानते हैं और हम ये मीटिंग हॉल छोड़ के जा रहे हैं। अब क्या होगा? जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे थर्ड स्टेट्स के लोग आए थे, वो पूरे फ्रेंच नेशन के लिए एक स्पोक्स पर्सन बन चुके थे, उनकी आवाज़ बन चुके थे। 20th जून को याद होगा 5th मई को 1789 में मीटिंग स्टार्ट हुई, कुछ इश्यूज़ चले और 20th जून को दे असेंबल इन द हॉल ऑफ इंडो टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल। उसी पैलेस में वर्साइल्स में वो टेनिस कोर्ट में जाके बैठ गए थे, जितने भी वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव। और उन्होंने अपने आप को क्या कह दिया कि नाउ वी आर अ नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को एक नेम दे दिया कि वी एज़ अ नेशनल असेंबली हम अपने आप को डिक्लेयर करते हैं और swore not to be dispersed till they have drafted a constitution for France that would limits the power of monarch। और हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हम लुई 16 की और किंग ऑफ फ्रांस की पावर्स को कम ना कर दे, लिमिट ना कर दे, तब तक हम इस टेनिस कोर्ट को छोड़ के नहीं जाएंगे। यस, अब आप लोगों के मन में भी वही फीलिंग आ रही होगी, यस, कुछ तो अच्छा सोचा थर्ड स्टेट्स के लोगों ने। अब उन्हें अपने राइट्स के बारे में जानना था, अपने राइट्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना था, इसलिए वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने सोचा कि अब हम इस टेनिस कोर्ट को तभी छोड़ेंगे जब हम फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को बना लेंगे, जब हम पावर ऑफ मोनार्क को कम कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैम ने 2 फोटोज़ ली हैं बेटा, ये उस टाइम के 2 मेन हम फिलोसोफर्स कह सकते हैं जिनकी बातों को हम कह सकते हैं लोगों के दिमाग में जो घुस गई, लोगों को अट्रैक्ट कर गई, लोगों ने इनको चाहा जिसको, हम वो बात करेंगे। अब ये 2 फिलोसोफर्स कौन थे? एक है मिराबियो और एक है अबेसियस। अब मिराबियो और अबेसियस कौन थे? अब इनके बारे में हम जानेंगे। नाउ मीराबियो क्या है? मीराबियो वाज़ बोर्न इन अ नोबल फैमिली। यस, शॉक लग रहा है थोड़ा-सा? यस, जो मीराबियो थे वो नोबल फैमिली को बिलॉन्ग करते थे और वो भी चाहते थे कि ये फ्यूडल प्रिविलेजेस, ये जो लैंडलॉर्ड्स को प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जो राइट्स मिले हुए हैं, वो सोसाइटी में नहीं होने चाहिए। कहीं न कहीं वो थर्ड एस्टेट्स के लोगों के साथ जो गलत हो रहा था, उसपे उनको भी लगता था कि सच में वाक़ई हम थर्ड एस्टेट्स के लोगों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तो ये उनके एक तरह से फिलॉसफर बन गए और he brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles। उन्होंने अपने जर्नल्स निकाल ली, अपनी बुक्स निकाल ली और वो वर्साइल में जितने भी लोग खड़े थे, उनके सामने एक अपनी पावरफुल स्पीच देने लगे, जिससे लोगों को पता लगे कि यस, ये उनके राइट्स है और उन्हें अपने राइट्स के लिए भी लड़ना चाहिए। दूसरे थे अबेसियस। अब ये कौन थे? जनरली ये बिलॉन्ग करते थे प्रीस्ट फैमिली और आपको याद होगा कि मैंने क्या कहा था कि प्रीस्ट फैमिली किस एस्टेट को बिलॉन्ग करती है? प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में आप बताएँगे कि प्रीस्ट फैमिली हमने कौन-सी एस्टेट में इंक्लूड की थी?
इन्होंने भी एक बहुत बढ़िया पैम्पलेट लिखा था जिसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। याद रखेंगे बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि अबे सीज ने कौन-सा पैम्पलेट लिखा था और उसका क्या नेम है? उसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. अब क्या हो रहा था? अब आपने सुना कि नेशनल असेंबली जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने तो अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था नेशनल असेंबली और उन्होंने तो कसम भी ले ली थी कि हम टेनिस कोर्ट नहीं छोड़ेंगे जब तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा। वो लोग तो बिज़ी हो गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, बट बाकी सारे फ्रांस में तो तहस-नहस मच रही थी, बहुत गड़बड़ हो रही थी। येस। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ होगा भई? वो लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो बाकी फ्रांस में क्या गड़बड़ हो रही थी? तो चलिए वन बाय वन क्या हुआ? सिचुएशन क्या होती है कि बहुत अ सिवियर थे विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट। हाँ जी, बहुत भयानक विंटर में जो थी प्रोडक्शन थी, जो सप्लाई थी क्रॉप्स की वो खराब होने लगी। अब आपको पता है अगर सप्लाई ज़्यादा नहीं होगी तो ऑब्वियसली प्राइसेज़ बढ़ेंगे। बेटा इस लॉजिक को हमेशा ध्यान रखना कि जब हमारी सप्लाई कम होती है, किसी भी चीज़ की जो प्रोडक्शन है वो कम होगी तो उसका जो प्राइस होगा वो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब प्राइस बढ़ गया तो सिचुएशन और क्या खराब हुई, जो बेकर्स थे, जो शॉपकीपर्स थे, अगर हम ब्रेड की बात करेंगे, उन्होंने इस सिचुएशन को और खराब कर दिया। कैसे खराब कर दिया? जितनी भी सप्लाई आ रही थी, जितनी भी प्रोडक्शन आ रही थी, वो उसको होर्डेड करने लग गए। मीन्स उसको भी छुपाने लग गए। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लें कि हमें पता है कि एक टाइम होता है कि जब किसी के प्राइसेज़ बढ़ जाते हैं। सपोज़ करिए हमारे टाइम में ऐसा होता है कि कई बार अनियन के प्राइसेज़ बढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि सप्लाई की कमी हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पे भी यही हो रहा था। ब्रेड के प्राइसेज़ इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि सप्लाई कम हुई, क्योंकि बैड हार्वेस्ट हो गया। ऊपर से ये सिचुएशन और क्यों बिगड़ गई कि जो बेकर्स थे, जो ब्रेड को बना रहे थे, वो उस सप्लाई को होर्ड करने लग गए, छुपाने लग गए। अब क्या होगा? अब आपको खाना नहीं मिल रहा, उस टाइम क्या था? ज़्यादातर आपको हमें पता है कि वीमेन्स को अलाउड नहीं था असेंबली में जाने के लिए, वीमेन्स लाइन में खड़ी थी, दे वर क्राउडेड एंड दे वर सो मच इन इन एंग्री मूड कि उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने शॉप्स के ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए। अब यही वो सिचुएशन थी एट द सेम टाइम जब राजा को ये बात पता लगी कि लोग दुकानों पर, शॉप्स पे पत्थर मार रहे हैं, तो उन्होंने अपनी आर्मी को कमांड किया कि तुम जाके पेरिस में देखो कि क्या हुआ है। ठीक है जी? दोबारा से एक बार मैं क्लियर करती हूँ, बहुत बड़ा हार्वेस्ट हुआ विंटर की वज़ह से बैड हार्वेस्ट हो गया, जिसकी वज़ह से प्राइसेज़ ऑफ ब्रेड जो थे वो बढ़ गए। जब प्राइसेज़ बढ़ जाएँगे तो क्या होगा? इस सिचुएशन को बेकर्स ने और खराब कर दिया सप्लाई को छुपाकर। अब जो एंग्री वीमेन्स थी उन्होंने दुकानों पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। यही वो टाइम था जब राजा को पता लगा कि जो सिटिज़न्स हैं, जो पीपल हैं, वो तोड़-फोड़ कर रहे हैं, दुकानों पे पत्थर फेंक रहे हैं। उन्होंने अपनी आर्मी जो पेरिस में भेजी थी। अब आप बताइए, अब आप सोच रहे होंगे फिर क्या हुआ होगा? थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, थोड़ा-सा यहाँ पे सोचिए कि ये बात तो मैम ने पहले भी किसी वीडियो में बताई है कि राजा ने अपनी आर्मी कब भेजी थी। तो चलो मैं सस्पेंस खोल देती हूँ अब आपके लिए। On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. Yes. याद है? हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि राजा ये रूमर्स फैले हैं कि राजा अपनी आर्मी भेज रही है ओपन फायरिंग के लिए, ये सिर्फ रूमर्स थे बेटा। ये कुछ भी सच नहीं था। असली बात तो ये थी कि जो वीमेन्स ने शॉप्स के ऊपर पत्थर फेंकने शुरू किए थे, उस मैटर को सॉल्व करने के लिए ही राजा ने अपनी आर्मी को पेरिस में भेजा था। बट लोगों को कुछ और लगा कि राजा हम पे ओपन फायरिंग कर रहा है। इस चीज़ की वज़ह से लोगों ने बेस्लाइट फोर्ट को खत्म कर दिया। अब आपका भी फेस कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, क्या? ये तो अलग सी स्टोरी बन के आ गई। येस, स्टोरी यही थी। रूमर्स जो फैले थे वो गलत फैले थे जिसकी वज़ह से बेस्लाइट फोर्ट खत्म हुआ। ठीक है बेटा जी? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ अब तक हमने पढ़ा कि टाउन्स में या सिटीज़ में क्या हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि कंट्री साइड क्या हो रहा था। Rumors spread from village to village that the lords of the manor have hired bands of brigades who were on their way to destroy the ripe crops. अब क्या था? हम ले सकते हैं कि जो रूमर्स थे वो कंट्री साइड में भी फैल रहे थे, विलेज टू विलेज कि
जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स हैं, उन लोगों ने भी आर्मी को हायर की है, कुछ लोगों को ब्रिगेडियर्स को हायर किया है, कुछ आर्मी पर्सन, सोल्जर्स पर्सन्स को हायर किया है क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के। ये बात कहीं ना कहीं रूमर्स फैल गई। अब इसमें क्या होता है, अब आपको पता है कि सप्लाई कम है, ठीक है, ऊपर से बैड हार्वेस्ट भी हो चुका है। अब आप तो और डर गए कि अगर और भी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी तो ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या हुआ, लोगों ने डर के मारे, दे वर कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड होर्स, पिचफॉर्क्स एंड अटैक चैथवे। सिंपल मीनिंग बताऊंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लिखे हुए हैं। अब जब ऐसी कोई बात फैली, अब वहां के लोग भी डर गए। अब पीजेंट्स ने, किसानों ने क्या किया, दे वर कमिंग फ्रॉम द सेवरल डिस्ट्रिक्ट, दूर दूर से वो आए और उन्होंने चैथविक्स पे अटैक कर दिया। चैथविक मीन्स क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं किंग या नोबल पर्सन्स के जो कास्टल्स होते हैं, जो पैलेस होते हैं जिनमें लोग रहते होंगे, उनके ऊपर अटैक कर दिया उन लोगों ने। ठीक है जी। तो अब क्या होता है, दे लूटेड द होर्डेड ग्रेन, बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मेमोरियल ड्यूज। अब उस घर पे जब अटैक करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपको किस चीज के लिए आप अटैक कर रहे थे, खाने के लिए अटैक कर रहे थे ना। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे जितना भी ग्रेन्स था उसको, जितना छुपा हुआ ग्रेन था, जितना छुपा हुआ खाना था, ग्रेन्स थे पर्टिकुलरली, उनको चोरी कर लिया। प्लस जाते जाते उन्होंने सोचा क्यों ना हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हमारे ड्यूज लिखे हुए हैं कि हमें इतना इतना लोन देना है, क्यों ना मैं हम लोग उसको भी जला जाए, सारे सबूत ही खत्म कर देते हैं। और क्या, इतनी बड़ी मुश्किल से किसी पे, किसके घर पे हमला किया तो कुछ अपना और फायदा भी ले जाते हैं। हाँ जी, मैंने आपको क्या बताया था, अब इन लोगों ने उनके कास्टल पे अटैक किए, वहां पर नोबल्स लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे। अब वो इन चीजों को देखकर डरकर अपने घरों को छोड़कर भाग जा और नेबरिंग कंट्रीज में माइग्रेट हो जाते हैं, या नेबरिंग स्टेट्स में, नेबरिंग विलेज में माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं वो कि भाई ये लोग तो आज हमें मार देंगे, ये तो बहुत गुस्से में है। तो अब क्या होता है, अब इतने शोर शराबे को, दुकानों पे पत्थर डल रहे हैं, नोबल फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनके वॉरियर्स, उनकी फैमिली मेंबर्स को भगा दिया इन लोगों ने। तो इन सबको देख के लुई 16 फाइनली बोलते हैं कि यस नेशनल असेंबली, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, मेरी पावर्स अब से तुम लिमिट कर दो, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स लिखोगे मैं उसी के अकॉर्डिंगली रूल करूंगा। तो फाइनली यस, अब आप लोग भी कहोगे यस, थर्ड स्टेट ने कर दिखाया। लुई 16 को झुकना पड़ा, लुई 16 को कॉन्स्टिट्यूशन की बात माननी पड़ी, लुई 16 को नेशनल असेंबली की बात माननी पड़ी और उसकी पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कर दिया। अब लुई 16 की पावर को जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कर लिया तो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस आए होंगे, क्या क्या चीजें लिखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। On 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. सबसे पहले उन्होंने क्या चेंज किया नेशनल असेंबली ने, नेशनल असेंबली ने कहा कि सबसे पहले तो हम ये फ्यूडल सिस्टम ही खत्म करेंगे, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स वाला खत्म करेंगे, प्लस हम टैक्सेस वाला सिस्टम खत्म करने वाले, हमें ये चीजें नहीं चाहिए। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। जितने भी क्लर्जी पर्सन है, प्रीस्ट के, चर्च के लोगों को हम टिप्स टैक्स देते थे, उन सबके प्रिविलेजेस को भी हम खत्म करते हैं। यस, टिप्स वर अबॉलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, मींस टिप्स टैक्स को अबॉलिश किया गया और जितनी भी लैंड्स चर्च के लोगों के पास थी, प्रीस्ट के लोगों के पास थी, या हम कहेंगे फादर्स के पास थी, उस टाइम के जो चर्च के लोग होते हैं, उनसे वापस ले गई एज अ पनिशमेंट कि अब तुम्हें ये चीजें नहीं मिलेगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल्स बन चुके। तो बच्चों आज मैंने आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन को कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कंटिन्यू करेंगे कि फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, कि फ्रांस में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया वो हम पढ़ चुके हैं। अब मोनार्की मतलब जो राजा थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कैसे फ्रांस को रूल किया वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। एंड बेटा प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।